हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का जो ये सेशन है ये है एनसीईआरटी क्लास 6 का जो हमने शुरू किया था आवर पास्ट वन, इसका चैप्टर 2 का आज पूरा फुल डिटेल एनालिसिस हम लोग यहाँ करेंगे। चैप्टर 1 हमने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया है। जिन्होंने भी वहाँ चैप्टर 1 को नहीं देखा है वो उस चैप्टर 1 को हम मेरे लास्ट वीडियो से जाकर कवर कर सकते हैं। आज जो हम यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं ये है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी किस तरह एंशिएंट पीपुल हंटिंग किया करते थे, यानी शिकार किया करते थे, गैदर किया करते थे, यानी फूड को एक जगह इकट्ठा किया करते थे ताकि उन्हें लंबे समय तक उसका वो इस्तेमाल कर सके, और कैसे वो ग्रोइंग फूड्स यानी कि एग्रीकल्चर की ओर वो कैसे आगे बढ़े उसका पूरा फुल डिटेल एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है यहाँ पे वो है द अर्लीस्ट पीपुल वाई वेयर दे ऑन द मूव। तो अर्लीस्ट पीपुल वाई वेयर दे ऑन द मूव, इस जो डेवलपमेंट हुआ ये किस तरह से बढ़ा है उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ बोला गया वी नो अबाउट पीपुल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले लोग इस सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे रहा करते थे। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर, आज हम इन्हें हंटर और गैदरर के रूप में जानते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, ये जो नाम इन्हें मिला हंटर गैदरर का, ये लोग जो फूड इकट्ठा करते थे, जो जमा करते थे, ये इसके बेसिस पे इन्हें दिया गया। फूड को जमा करने लगे तो गैदरर्स कहलाए, हंटर्स यानी वो लोग शिकार करते थे तो वो हंटर कहलाए। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stakes and eggs। ये लोग वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग करते थे, फिश और बर्ड्स को पकड़ते थे, गैदरिंग क्या करते थे, फ्रूट्स का फ्रूट फल हो गया, पेड़ की रूट्स होता है, प्लांट की जड़ें होती हैं, नट्स हो गया, सीड्स हो गया, बीज वगैरह, लीव्स पत्तियां, स्टेक्स, ठीक है, एग्स अंडे, ये सबको गैदर करके एक जगह जमा करके रखते थे ताकि उसका वो इस्तेमाल लंबे समय तक कर सके। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस। हंटर और गैदरर जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल किया करते थे, इसके कई सारे रीजन हैं। जैसे कि पहला अगर हम लोग रीजन की बात करें तो इफ दे हैव स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम they would have eaten up all the available plant and animal resources, therefore they would have had to go elsewhere in search of food। पहला रीजन था उनका एक जगह से दूसरे जगह जाने का कि अगर वो लोग एक ही जगह रहेंगे तो वहां के जितने भी रिसोर्सेस है, जितने भी प्लांट्स है, जितने भी रिसोर्सेस, एनिमल रिसोर्सेज हो गए, प्लांट रिसोर्सेज, वो सारा एक जगह खत्म हो जाता था। तो इस कारण से उसे दूसरी जगह उन्हें ट्रेवल करना पड़ता था बाकी के समय के लिए फ्रूट्स और एनिमल्स का हंटिंग करने के लिए। दूसरा रीजन था उनका एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज व्हाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। दूसरा ये रीजन था कि एनिमल्स जो थे, जो वाइल्ड एनिमल्स थे, वाइल्ड कैटल थे, डियर थे, वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे अपने ग्रास और लीव्स के सर्च में, ठीक है। तो जो लोग उनका हंट करते थे, जो लोग वाइल्ड डियर या फिर वाइल्ड कैटल का हंट किया करते थे, तो उन्हें उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। तो इस कारणों से भी उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करना पड़ता था, ठीक है। तो ये दो रीजन हो गया, ठीक है। थर्ड रीजन यहाँ पे बोला जा रहा है, थर्ड रीजन ये है कि प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plant। तीसरा ये रीजन था कि कई सारे प्लांट्स और ट्रीज जो थे वो सीजन वाइज, ठीक है, सीजन वाइज अलग अलग हिस्सों में वो ग्रो किया करते थे, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट जो है सीजन वाइज ग्रो करते थे। तो कुछ जैसे अगर ये हमारा देश है पूरा, तो कुछ यहाँ ये हमारा देश में यहाँ पे ठंडा वाला इलाका है, यहाँ राजस्थान तरफ गर्म इलाका है इधर का, तो सब जगह सीजन्स थोड़ा सा अलग होता था। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कुछ प्रकार थे जो अलग अलग सीजन में ग्रो करते थे, तो उनके चलते उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करना पड़ता था। चौथा जो रीजन था और लास्ट जो रीजन था कि people, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are
perennial with water throughout the year. Others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season like winter and summer. तो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या फिर पीपुल हो, उनको वाटर की ज़रूरत होती थी सर्वाइव करने के लिए। और वाटर जो मिलते थे वो लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में यहाँ मिलते थे। तो वो जो है कई सीजन्स में, जैसे समर सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, इसमें ये ड्राई हो जाते थे। तो इसके चलते उन्हें दूसरे स्थान पर वाटर के सर्च में भी ट्रैवल करना पड़ता था। तो ये कई सारे 4 रीजन यहाँ पे बताए गए, मेन रीजन जिसके चलते लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपुल, हम इन लोगों के बारे में कैसे जान पाए। ये जो एंशियंट लोग थे, ये तो कई हजार साल पहले की बात है, तो इसके बारे में हम लोग जान कैसे पाए। तो रीजन है आर्कियोलॉजिस्ट एक रीजन है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ दिस हंटर्स गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. आर्कियोलॉजिस्ट को इनके बारे में कुछ खुदाई करके इन हंटर्स गैदरर्स के बारे में पता चला है, क्योंकि हंटर गैदरर जो थे वो टूल्स इस्तेमाल करते थे जो स्टोन से बनी होती थी, वुड से बनी होती थी, बोन से बनी होती थी। तो बेसिकली जो स्टोन टूल्स है वो काफ़ी लंबे समय तक सरवाइव कर पाई, आज भी है। तो इसीलिए हमको पता चला कि उनके टूल्स को देखकर पता चला कि उस समय के लोग हंटर्स और गैदरर्स भी थे। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वेर यूज टू कट मीट एंड बोन। कुछ स्टोन टूल्स जो है वो मीट और बोन कट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्री के जो छाले होते थे उसको कट करने के लिए भी इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। एंड हाइड्स एनिमल्स स्किन को निकालने के लिए भी इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। इवन इन चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, जो फ्रूट्स और रूट्स को वो जो गैदर करके रखते थे उनको चॉप करने के लिए, उनको कट करने के लिए भी इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। और ये जो स्टोन टूल्स थे ना, ये स्टोन का जो टूल्स है इस पर इस तरह से बोन या फिर वुड अटैच होता था ताकि इससे शिकार करना, ये थोड़ा सा मोटा बन गया ना, ये थोड़ा सा शार्प होता था। ठीक है, ये इस तरह से समझो होता था, शार्प होता था जिससे वो हंट किया करते थे। ठीक है, तो इससे एक हैंडल की तरह अटैच होता था। ये दो या तो बोन से अटैच होता था या फिर वुड से अटैच होता था। ठीक है, ताकि उसे हैंडल करना इजी हो सके। ठीक है, यही बताने की कोशिश की गई। टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, तो एरोज बनाने मतलब हैंडल से होगा तो वो इजी होगा। ठीक है, अदर टूल्स वेर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायरवुड। कुछ टूल्स जो है वो लकड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जिसको कि फायरवुड यानी कि आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वुड्स वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, और वुड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था उस समय में। हट्स वगैरह यानी घर बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि डिगिंग के लिए, ठीक है, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल क्या किया जा रहा है, डिगिंग करने के लिए, ताकि एग्रीकल्चर मतलब कि सीड्स को जमीन को डिग करके वहां पे इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। ठीक है, look at map 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidences of hunters and gatherers. Hunter-gatherers lives in many places. Only some are shown in the map. Many sites were located near source of water such as rivers and lakes. जैसे जो ये रेड वगैरह में जो दिखाया गया है, रेड यहाँ से हंटर्स और गैदरर्स के, जैसे ये कोलकाता हो गया, ठीक है, मॉडर्न सिटीज, यहाँ से हमें हंटर्स और गैदरर्स के साइट्स मिले। अब ज़्यादातर साइट्स देखिएगा बैंक के मतलब रिवर के किनारे हैं, ताकि उन्हें पानी की, वाटर का जो दिक्कत है वो ना हो सके। ठीक है, रेड ट्रायंगल पे जो मार्क किया गया है। ठीक है, ये देखिए जैसे पैलियोलिथिक साइट्स है, बहुत सारे पैलियोलिथिक साइट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि कर्नोल केव्स हो गया, पैलियोलिथिक साइट, न्यूलिथिक साइट, मेगालिथिक साइट, अर्ली विलेज, मॉडर्न सिटीज। तो पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में है कि पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में फिर उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। पैलियोलिथिक साइट्स हमें यहाँ से मिले हैं, जैसे कि कर्नोल केव्स हो गया, हुंसगी हो गया, भीमबेटका हो गया, ये सब क्या है, पैलियोलिथिक साइट है। न्यूलिथिक साइट है, जैसे बुर्जहोम हो गया, मेहरगढ़ हो गया,
चिरांद हो गया, कोल्डिवा हो गया, महागाड़ा हो गया, दाउजी हार्डिंग हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये न्यूलिथिक साइट्स है। मेगालिथिक साइट्स जो है उसमें आ जाता है बरहमगिरी, अडीचल्लनूर। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है मेगालिथिक साइट, जैसे बड़े बड़े पत्थर जहाँ से मिले हैं। एक है अर्ली विलेज, जो अर्ली विलेज है वो है इनाम गांव। इनाम गांव अर्ली विलेज है, शुरुआती दौर का जो विलेज है वो अर्ली विलेज है। दो मॉडर्न सिटीज को भी दिखाया गया, जैसे मुंबई और कोलकाता। ठीक है, तो ये मैप से हमें पता चलता है कौन कौन से साइट्स हैं। नेक्स्ट जो है एज स्टोन टूल्स वेयर इम्पोर्टेंट, पीपुल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वेयर इजिली अवेलेबल। स्टोन टूल्स उस समय काफी इम्पोर्टेंट होते थे, तो पीपुल जो है ट्राई करते थे कि ऐसे जगह को वो खोजते थे जहाँ पे उन्हें गुड क्वालिटी स्टोन मिल सके, ताकि उन्हें हंटिंग करने में, गैदरिंग करने में, चॉपिंग करने में आसानी हो सके। जैसे कि भीमबेटका जो है आज के डेट में मध्य प्रदेश में है। दिस इज एन ओल्ड साइट विच केव्स एंड शेल्टर्स वेयर पीपुल चूज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फॉर द रेन, हीट एंड विंड. These rock shelters are close to Narmada Valley. Can you think of why people choose here? तो भीमबेटका जैसे मैप में अगर मैं दिखाऊं तो आप लोगों को, ये भीमबेटका जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है, क्योंकि उन्हें वाटर की हमेशा जरूरत होती थी, तो ये रिवर के बैंक्स में, रिवर के साइड आसपास के इलाकों में ही रहते थे। और यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें नेचुरल केव्स भी मिल जाता था जहाँ पे वो शेल्टर करते थे, ताकि उन्हें हर सीजन में, जैसे बरसात में पानी से, गर्मी में धूप से, और फिर विंड वगैरह जो चलती थी उनसे उनको नेचुरल जो भी होता था उससे उनको बचाव मिलता था। प्लस वो जो गैदर करके लाते थे वो इन्हीं केव्स में यहाँ पे स्टोर करके रखते थे, और यहाँ पे गुड क्वालिटी उन्हें स्टोन भी मिल जाता था। ठीक है, जैसे रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, यहाँ रॉक पेंटिंग भी बनाई जाती थी इनके द्वारा। ठीक है, मेनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपुल लिव्ड हैज पेंटिंग इन द वॉल। जो केव्स में वो लोग रहते थे वो अपनी कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे, पेंटिंग्स भी होती थी उनके क्रियाओं के अनुसार। ठीक है, जैसे वो लोग जो काम करते थे, जैसे यहाँ पे इस पेंटिंग से हमें क्या पता चलता है कि एक जानवर है जो दौड़ रहा है, उसके पीछे ये इंसान दौड़ रहा है। ठीक है, यानी शिकार कर रहा है, तो हंटिंग का दृश्य यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है इस पेंटिंग के आधार पर, जो कि हमें मिली है मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश से। दिस पेंटिंग शोन वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। वाइल्ड एनिमल्स दौड़ रहा है, उसके पीछे वो उसका शिकार करने के लिए भाग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि फाइंड आउट अबाउट फायर। फायर के बारे में, यानी कि आग का आविष्कार हो चुका था, यहाँ से पता चलता है। फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप 2, ट्रेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। दिस सजेस्ट दैट पीपल वेयर फैमिलियर with the use of fire. Fire could have been used for many things, as source of light, roast meat and scare away animals. देखो, इससे यहाँ पता चलता है कि फायर का आविष्कार हो चुका था। फायर के जो हमें राख के ट्रेसेस मिले हैं, कहाँ से मिले, कर्नूल केव्स में मिले हैं। फायर का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जाता था कई चीज़ों के लिए, जैसे कि लाइट के लिए, रोशनी के लिए, रोस्ट जो भी मीट मिलता था उनको पकाने के लिए, और फिर कोई वाइल्ड एनिमल आ गया तो उसको डरा के भगाने के लिए। ठीक है, फायर का इस्तेमाल होता था। कर्नूल केव्स को अगर हम लोग मैप में देखें तो ये है कर्नूल केव्स का साइट। ठीक है, साउथ इंडिया में है कर्नूल केव्स का साइट, यहीं से हमें ऐश के जो है ट्रेसेस मिले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि नेम्स एंड डेट्स। ठीक है, नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम विच दे स्टडिंग। ठीक है, दे कॉल द अर्लीस्ट पीपल इन द पैलियोलिथिक। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। देखो, पैलियोलिथिक जो है डेट्स हम काफी लेंदी, आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी बहुत बड़ा, मतलब कि डेट्स और नेम्स में काफी लेंदी हो रहा था, तो उनको उन्होंने डिवाइड कर दिया। पहला था पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब होता है, पैलियो मतलब होता है ओल्ड,
और लिथोस मतलब होता है स्टोन, यानी कि लिथोस मीन्स पैलियोलिथिक मीन्स पुराने पत्थर का दौर। द नेम पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स के बारे में पता चलता है। पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो याद रखना है, पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो है 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 12,000 ईयर्स एगो तक, ठीक है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इन लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक को भी 3 भागों में बांटा गया है, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक में। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम ओवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ये जो लॉन्ग स्पेन है ह्यूमन हिस्ट्री का 99% को कवर कर देता है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंट चेंज, यहाँ पे हमें इन्वायरमेंटल चेंजेस देखने को मिले हैं। बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक, ठीक है। 2 मिलियन से लेकर 12,000 ईयर्स एगो तक हमें पैलियोलिथिक के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस होता है, और फिर 12,000 से लेकर 10,000 ईयर्स एगो तक हम लोग इसको बोलते हैं मेसोलिथिक, यानी कि मिडिल स्टोन, ठीक है। मिडिल स्टोन इज थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ था स्टोन के क्वालिटी में, ठीक है, थोड़े छोटे हुए थे, ठीक है। माइक्रोलिथ्स थे, तो छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे इस समय में, जिसे हैंडल करना इजी होता था, जिसमें हैंडल बोन्स और वुड के लगाए जाते थे, जैसे मैंने बताया पहले। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी, लेकिन इसके साथ साथ जो नए वेराइटीज के साथ साथ पुराने जो पैलियोलिथिक है वो भी इस्तेमाल में थे, ऐसा नहीं था कि वो बंद हो गया था। द नेक्स्ट स्टेज जो था वो 10,000 ईयर्स एगो से आगे था, जिसको हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक, व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? नियोलिथिक मतलब नए पत्थर, नियो मीन्स न्यू और लिथिक मीन्स स्टोन। तो नए क्वालिटी के पत्थर और भी डेवलपमेंट हुआ था, और भी शार्प हुए थे पत्थर के क्वालिटी, तो धीरे धीरे स्टोन के क्वालिटी में चेंजेस आ रहा था, टूल्स भी काफी शार्प होने लगे थे, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि एक चेंज इन्वायरमेंट, चेंजिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में चेंज हुआ। जैसे मैंने बोला पैलियोलिथिक के बाद, पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड था वो 2 मिलियन ईयर से लेकर 12,000 मिलियन ईयर्स एगो तक था। उसके बाद इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, तब फिर टाइम पीरियड फिर डिवाइड हुआ 12,000 ईयर एगो के बाद 10,000 तक हम लोग मेसोलिथिक के बारे में पढ़ते हैं। तो अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वेयर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विच शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, धीरे धीरे गर्म होते गया वातावरण। इन मेनी एरियाज दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रास, जिससे कि ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। दिस इन टर्न्स टू इंक्रीज इन द नंबर, जिससे कि ग्रासेस वगैरह आए, तो जिससे कि और भी नए एनिमल्स का आगमन हुआ, जैसे कि डियर हो गया, एंटीलोप हो गया, गोट हो गया, सिप हो गया, कैटल हो गया। दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास, ये जो एनिमल्स थे ग्रास में ही सर्वाइव किया करते थे, क्योंकि इनका मेन सोर्स ऑफ फूड ग्रास था। तो दोज हु हंट दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, जो इनका शिकार करते थे वो उनके पीछे आते थे, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, उनके फूड हैबिट्स के बारे में जानने के लिए, एंड देयर पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्व्स। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट, तो लोग इनका पालन भी किया करते थे, इनको रियर करते थे, इनका शिकार भी करते थे, और साथ ही साथ फिशिंग भी उस समय इम्पोर्टेंट सोर्स था, ठीक है। नेक्स्ट जो है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब फार्मिंग और हर्डिंग यानी कि एग्रीकल्चर का स्टार्ट हो गया था, और हर्डिंग मतलब जो एनिमल्स को पालने का भी की शुरुआत हो जाएगी। दिस वाज आल्सो ए टाइम when several grains bearing grasses including wheat, barley, rice grew naturally in different parts of subcontinent। ये जो ग्रासेस के चलते कई सारे नेचुरली डिफरेंट सबकॉन्टिनेंट्स में ग्रू होने लगे थे, जैसे कि वीट, बार्ले और राइस। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एंड एज फूड, लोग इसके बीज को, ग्रेन्स को इकट्ठा करते थे अपने फूड के लिए। एंड लर्न वेयर दे ग्रो, और वो जानते थे, वो इसके बारे में सीखते थे कि कहाँ ये किस इलाके में ग्रो कर रहा है, ताकि ये आगे भी उसे ग्रो कर और ज़्यादा एग्रीकल्चर कर सके और ज़्यादा ग्रो कर सके, ताकि उनको फूड का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दिस में हैव लीड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपुल बिकेम फार्मर, और इस तरह से लोग फार्मर बन गए, ठीक है। पहले उन्होंने बीज अपने आप नेचुरली उगा, फिर लोग उसे इकट्ठा किए, फिर जाने कि वो किस इलाके में उगता है, फिर उन्होंने अपने से ही उसे उगाया ताकि आगे दिक्कत ना हो, और इस तरह से वो फार्मर बन गए। तो ये स्टेप्स बताया गया किस तरह से उनको फार्मर बने हैं, ठीक है। तो पीपुल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट
and then tamed animals by leaving food for them near their shelter. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. सबसे पहले जो जिस एनिमल्स के सामने उन्होंने फूड दिया था ताकि जान सके कि वो किस तरह के फूड को इस्तेमाल करते हैं, और किस पहला जो एनिमल्स के साथ उनका मतलब कि मुलाकात हुआ था वो था डॉग। ठीक है। लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव। दीज एनिमल्स सच एज सीप, जैसे और भी कई सारे एनिमल जो कि ज़्यादा हानिकारक नहीं थे, ज़्यादा वाइल्ड नहीं थे, वो उनके कैंप्स में आके उनके घर में आके रहते थे और वो लोग भी उन्हें रखते थे। जैसे सीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, एंड ऑल्सो पिग लिव इन द हर्ड्स एंड दीज एनिमल्स फ्रॉम अट्रैक्ट्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स। तो इस तरह से वो हर्डर बन गए। तो इस तरह से उन्होंने कंपैरिजन भी कर पाए कि कौन सा एनिमल वाइल्ड है और कौन सा एनिमल डोमेस्टिक होने के काबिल है। तो इस तरह से वो लोग हर्डर्स भी बन गए। ठीक है, यानी कि एनिमल्स को पालने भी लगे, पालन भी होने लगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन यानी कि domestication is the name given to process in which people grow plants and look alter animals। domestication का मतलब है कि कैसे हम लोग प्लांट को ग्रो कर रहे हैं और एनिमल्स को पाल रहे हैं। plants and animals that are tended by people become different from wild animals and wild plants and animals। ये जो डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स हम का होता था, पालन होता था, तो ये डिफरेंट था वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से। तो दिस बिकम पीपुल सेलेक्ट प्लांट्स एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन, यानी पीपुल अब सेलेक्ट कर रहे थे डोमेस्टिकेशन के लिए कौन से प्लांट और कौन से एनिमल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सेलेक्ट दोज प्लांट्स एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। वो लोग ऐसे प्लांट और एनिमल्स को सेलेक्ट नहीं करते थे जिससे प्रॉब्लम हो, जो वाइल्ड हो, जिसमें डिजीज, प्रोन टू डिजीज मतलब खुद बीमारी से लड़ने की क्षमता ना हो या फिर जिससे हमें तकलीफ हो सके। They also select plants that yield large size grain and have strong strains capable of bearing the weight of the rip grain। वो लोग ऐसे प्लांट को चुनते थे जिसके ग्रेन बड़े हों, जो स्ट्रॉन्ग हो, प्लांट जो कैपेबल हो अपने ग्रेन का वेट संभालने के लिए। ठीक है, सीड्स और वैसे प्लांट्स को वो लोग सेलेक्ट करते थे जिसके बीज को वो लोग लंबे समय तक स्टोर करके रख सके सीड्स के तौर पर, ताकि उसे फिर वो ग्रो कर सके बाद में। ठीक है, तो अमॉन्स्ट एनिमल्स में भी था कि दोज आर रिलेटिवली जो जेंटल होते थे, जो ठीक है, जो आसानी से उन्हें पाला जा सकता था, वैसे एनिमल्स को वो लोग सेलेक्ट करते थे डोमेस्टिकेशन के लिए। तो इस तरह से डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस होता था। ठीक है, डोमेस्टिकेशन वाज ग्रेजुअली प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया भर में कई इलाकों में डोमेस्टिकेशन होने लगा, बट इसकी शुरुआत जो हमें देखने को मिलती है वो 12,000 ईयर्स एगो के आसपास से मिलती है। ठीक है, वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। आज जो भी हम लोग प्लांट्स का इस्तेमाल या एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये डोमेस्टिकेशन के कारण से ही हो पाया है। ठीक है, ए न्यू वे ऑफ लाइफ, ए न्यू वे ऑफ लाइफ। If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be of several days, weeks, months, and in some cases year. When people began growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds, till the grain ripened, and then the grain had to used केयरफुली। यानी कि जो भी प्लांट हम ग्रो करते हैं उसके लिए हमें कुछ समय के लिए वहां उससे इंतजार करना पड़ता है ताकि वो प्लांट ग्रो हो सके। कई बार दिनों तक, कई बार सप्ताहों तक, कई महीनों तक, या फिर कभी कभी साल तक हमें इंतजार करना पड़ता है। तो इसके चलते क्या था कि जो प्लांट ग्रो कर रहा है, इससे चलते लोगों को उसी जगह पर स्टे करना पड़ता था काफी समय तक, तो ताकि वो उस प्लांट को वाटरिंग कर सके, पानी दे सके। ठीक है, जानवरों से बचा सके, बर्ड्स से बचा सके। तो इस तरह से वो लोग, मतलब कहने का मतलब है कि सेटलमेंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आने लगा धीरे धीरे। ठीक है, जो लोग फार्मिंग करते थे वो वहीं पे रह रहे थे, धीरे धीरे सेटलमेंट होने लगा। तो यानी धीरे धीरे हम लोग जो है कि विलेज की ओर बढ़ रहे थे, सेंटर घर की ओर बढ़ रहे थे। जो हंटर्स और गैदरर्स थे, जो एक जगह से दूसरे जगह
घूमा करते थे, ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड। अब वो लोग क्या थे, जो लोग फूड के सर्च में एक जगह से दूसरे जगह घूमा करते थे, अब वो लोग एक ही जगह सेटल होकर अपनी फार्मिंग कर रहे थे, फूड को ग्रो कर रहे थे और एक ही जगह स्टे कर रहे थे, ठीक है। As grain had to stored for both food and seed, people had to think of ways of storing। जो कि अब देखा जा रहा था कि जो ग्रेन्स था वो लोग फूड के लिए भी उन्हें रखना पड़ रहा था और सीड्स के लिए एज ए सीड्स उनको रखना पड़ा ताकि उसी से वो लोग फिर ग्रो कर सके, ठीक है। तो इस तरह इन स्टोरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, ठीक है, इन स्टोरिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो इन मेनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग ऑफ लार्ज क्ले पॉट्स। तो कई सारे एरिया में लार्ज क्ले पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने का कॉन्सेप्ट आया सामने, ठीक है, बास्केट बनाने का कॉन्सेप्ट आया, डिग पिट्स यानी जमीन को खोद कर उसके अंदर सीड्स को स्टोर कर कर फिर ऊपर से ढक देने का इस तरह से कॉन्सेप्ट आया इन द ग्राउंड। तो डू यू थिंक हंटर्स गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। स्टोरिंग एनिमल्स, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स जो है वो एक से दो खुद ही नेचुरली वो ग्रो मतलब बढ़ते जाते हैं, मल्टीप्लाई होता है। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। एनिमल्स को अगर केयरफुली रखा जाए मतलब कि अपने मतलब डोमेस्टिकेट किया जाए तो उससे हमें कई सारे फायदे भी हो सकते हैं, जैसे कि मिल्क मिल सकता है जो कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, मीट मिल सकता है जब हम चाहें। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स हैव दे एट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड, यानी एनिमल्स को भी हम एज ए स्टोर ऑफ फूड हम देख सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स? व्हाट आर द एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे? एनिमल्स का फूड के अलावा भी कई सारा इस्तेमाल है, जैसे कि अगर हमको सामान को ढोना है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो हम एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बैलगाड़ी इस्तेमाल की जाती थी पुराने जमाने में, तो एनिमल्स का ही इस्तेमाल किया जाता था ना। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि और भी कई क्या कोई इस्तेमाल है एनिमल्स के लिए, तो वो बताने के लिए बोल रहा है जो आज भी टुडे आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स को फाइंड करें। यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स each marks as a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. They are found all over the subcontinents. Some of the most important ones are in northwest, in present day Kashmir and in east of South India. जो पहले जो एविडेंसेस मिले हैं फार्मर्स और हर्डर्स के, फार्मर्स जो कि प्लांट्स मतलब ग्रेन्स वगैरह उगाते थे, ठीक है। तो जो पहले जो फार्मर्स थे, ठीक है, और हर्डर्स थे, उनका जो एविडेंस हमें मिला है वो प्रेजेंट डे कश्मीर और साउथ इंडिया से हमें मिला है, ठीक है। तो टू फाइंड आउट वेयर देयर साइट्स वेयर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन। साइंटिस्ट जो है वो जो भी सेटलमेंट मिला है फार्मर्स और हर्डर का, साइंटिस्ट उसके एविडेंसेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूडिंग रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन, हमें जला हुआ ग्रेन हमें मिला है, ठीक है। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अबाउट द क्रॉप्स वेयर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्टेन कॉन्टिनेंट्स। तो इसके चलते हमें पता चलता है ग्रेन्स से हमें पता चलता है कि किस तरह के वो लोग कौन कौन से क्रॉप्स वो उगाया करते थे, ठीक है। उसके स्टडी करने के बाद दे ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, एनिमल्स के डिफरेंट बोन्स भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कौन कौन से एनिमल वो लोग पालन करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। टुवार्ड्स से सेटल्ड लाइफ, अब सेटल्ड लाइफ कैसे उनका जो लाइफ है वो सेटलमेंट एक ही जगह होने लगा, वो लोग घुमक्कड़ से एक जगह सेटल कैसे हुए उसके बारे में पता पढ़ना है। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस एट सम साइट, कुछ जगहों से उन्हें हट्स और हाउसेस के ट्रेसेस मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि बुर्जा होम से, ठीक है, जो प्रेजेंट डे कश्मीर में है। बुर्जा होम से क्या मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुर्जा होम से हमें मिला है पिट हाउस विच वेयर डग इनटू द ग्राउंड, यानी जमीन खोद कर उसके अंदर घर बनाकर रहने का जो एविडेंसेस है वो हमें बुर्जा होम से मिला है, जो आज के डेट में कश्मीर में है,
ठीक है। These may have been provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the houses, which was suggest that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो पिट हाउस था, ये लोग डिग कर कर अंदर क्यों बनाते थे? क्योंकि उस टाइम तो देखिए कोई कूलर, कोई गर्म हीटर वगैरह तो था नहीं कि ठंडे में बचा जा सके, या तो इसलिए वो लोग जमीन के अंदर घर बनाकर इसीलिए रहते थे ताकि वो ठंडे से उनको बच सके, क्योंकि कश्मीर वाला रीजन था, काफी ठंड होता था उस समय, तो उस ठंड से बचने के लिए वो लोग ऐसे घर को कंस्ट्रक्ट करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ कुकिंग एविडेंसेस भी मिले हैं घर के अंदर के इलाके में भी और घर के बाहर में भी, यानी कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सीजन के अनुसार लोग घर के अंदर खाना पकाते थे और सीजन के अनुसार घर के बाहर खाना भी पकाते थे। ठीक है। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट एज वेल, कई इलाकों से स्टोन टूल्स भी बरामद हुए हैं, मिले हैं। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। ये जो स्टोन टूल्स थे ये पैलियोलिथिक साइट्स से जो मिले हैं उससे डिफरेंट थे, इसीलिए इसे नियोलिथिक कहा गया। ये और ज्यादा शार्प थे और ज्यादा कंसाइज थे, साइज में भी पैलियोलिथिक तो बड़े बड़े पत्थर होते थे, ठीक है, उतने शेप्ड नहीं होते थे। ये जो पत्थर मिले हैं ये पॉलिश्ड पत्थर मिले हैं, शार्प पत्थर मिले हैं और ज्यादा, ताकि हंटिंग करने में और चॉपिंग करने में और ज्यादा आसानी हो सके। दिस इंक्लूड टूल्स वेयर पॉलिश्ड, देखो पॉलिश्ड थे, यही बताया मैंने। फाइन कटिंग एज था इनका, एकदम धारदार था। मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, ठीक है, प्लांट ग्रेन को ग्राइंड करने में, पीसने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इवन टुडे आज भी इस्तेमाल किया जाता है, इवन सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर आज भी। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यूड टू बी मेड एंड यूज्ड एंड रिमेंबर सम टूल्स वेयर आल्सो मेड ऑफ बोन, कुछ टूल्स जो मिले हैं जो कि बोन से बने हुए टूल्स भी हमें मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। Many kinds of earthen pots have also been found, कई सारे earthen pots भी हमें मिले हैं, ठीक है, pots भी मिले जिसमें कि स्टोर किया जाता था, और ये some decorated मिले हैं, ठीक है, जो कि स्टोरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। pots का इस्तेमाल देखो कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स, ठीक है, दाल वगैरह, राइस वगैरह, व्हीट वगैरह पकाने के लिए इसका इस्तेमाल, पॉट का इस्तेमाल किया जाता था। तो right, besides they became weaving clothes using different kinds of material, for example cotton that could now be grown, ठीक है, कॉटन का इस्तेमाल भी था, कुछ कपड़े के भी एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas men and women still continued to hunt and gather food. Elsewhere, people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different season. आज भी अगर हम लोग देखें तो लोग आज भी हंटिंग और गैदरिंग किया करते हैं कई सारे इलाकों में। जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो आज के अंडमान और निकोबार इलाके में आज भी लोग नेचुरल फूड और हंटिंग और गैदरिंग में विश्वास रखते हैं, वो लोग आज भी ये सब एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो एक क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, ठीक है, लोग जब मर जाते थे तो उनको किस तरह से उनका जो भी प्रोसेस था किया जाता था, इसका भी हमें एविडेंसेस मिला है। और एविडेंसेस कहाँ से मिला है? ये मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ जो साइट है ये लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन इलाकों में था, नियर द बोलान पास के पास मिला है, विच इज one of the most important ruins in Iran मेहरगढ़ were probably one of the places where people learned to grow barley। यही वो इलाका है मेहरगढ़ का जहाँ पर बार्ले और व्हीट उगाया गया था पहली बार, और यहाँ पे सिप और गोट को पालन होता था, फर्स्ट टाइम जो किया गया था इसी एरिया में किया गया था। तो इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज है, ये काफ़ी शुरुआती दौर का गाँव है, विलेज है दैट वी नो अबाउट, ठीक है। एट दिस साइट मेनी एनिमल्स बोन्स, यहाँ पे कई सारे एनिमल्स बोन्स भी मिले हैं, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स भी मिले हैं सच एज द डियर्स एंड पिग, एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गोट वेर ऑल्सो फाउंड, ठीक है। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, वहाँ पे जो हाउसेस के जो एविडेंसेस मिले हैं वो रेक्टेंगुलर थे और स्क्वायर थे, रेक्टेंगुलर शेप में मिले हैं। ईच हाउसेस हैड
4 एंड मोर कंपार्टमेंट, एक हाउस में देखो एक 4 या 5 होता था, 1 2 3 ये 4 कंपार्टमेंट इस तरह, तो इस तरह से हाउसेस के एविडेंसेस हमें मिले हैं, ठीक है, मेहरगढ़ से। ऑल्सो बोन्स, ठीक है। अदर फाइंड्स ऑफ मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ स्क्वायर, बता दिए मैंने, हाउस साइड 4 कंपार्टमेंट्स है, रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, ठीक है, एंड हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता था इन कंपार्टमेंट्स का, ठीक है। व्हेन पीपल, जब लोग मरते थे तो देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, पीपुल लुक आफ्टर, जब लोग मरते थे तो उनके रिलेटिव हो गए, उनके फ्रेंड हो गए, उनको रिस्पेक्ट देते थे। पीपुल लुक आफ्टर, ठीक है, देम परहैप्स इन बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि उनको अगले जन्म में भी विश्वास होता था, ठीक है, उस समय भी उन्हें अगले जन्म में आफ्टर डेथ का जो था, जो कॉन्सेप्ट था, उन पर उन्हें विश्वास था कि अगले जन्म में भी वो लोग, मतलब पुनर्जन्म में उनका विश्वास था, ठीक है। इसलिए ब्यूरियल जो भी मिला है, ठीक है, जो भी हमें बॉडी मिला है, जो भी शमशान मिला है, तो इज वन सच अरेंजमेंट सेवरल ब्यूरियल साइट्स, कई सारे ब्यूरियल साइट जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, साइट्स हैव बीन मेहरगढ़ से हमें बरामद हुए हैं। इन वन इंस्टेड द डेथ पर्सन विथ ब्यूरिड विथ गोड्स, कुछ इलाकों में हमें जो भी ब्यूरियल्स मिले हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, ब्यूरियल्स के साथ हमें गोड्स मिले, मतलब आदमी के साथ उनके गोड्स भी दफनाए हुए मिले हैं। एंड वेर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज ए फूड फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी अगले जन्म में वो जाएंगे तो कहा जाता था कि उनको अगले जन्म में भी विश्वास था, पुनर्जन्म में विश्वास था, यानी उस जन्म में जाएंगे तो अपने साथ अपने जो चहीते उनके जो जानवर थे, जैसे गोट थे, उनके साथ दफना दिया जाता था कि वो उसके साथ उनके दूसरे जन्म में भी वो चले जाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लोग एक इंसान को दफनाया गया है, साथ में गोट को भी दफनाया गया है, ठीक है, उसका स्केलेटन बरामद हुआ, यानी कि नेक्स्ट वर्ल्ड में जब वो लोग जाएंगे तो अपने चहीतों के, अपने जो पसंदीदा जानवर है उसके साथ जाएंगे। तो इस तरह से एविडेंसेस हमें कई सारे मिले हैं, ठीक है। ये फ्रांस का दिखाया गया, कंपैरिजन दिखाया गया कि वहाँ पे भी इस तरह से रिचुअल्स को फॉलो किया जाता था, पेंटिंग वगैरह को फॉलो किया जाता था। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है जिसको जानना जरूरी है एनसीईआरटी में जो कि आपको हेल्पफुल होंगे, जैसे हंटर्स और गैदरर्स, कौन कौन से साइट हमें मिले हैं, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, ठीक है, अर्ली विलेज, ठीक है, मॉडर्न सिटी जो बताया था उसके बारे में जानना जरूरी है। हैबिटेशन, कहाँ कहाँ लोग रहते थे, नियर बताया कि मैंने रिवर्स के बैंक पर ही रहते थे, कि जाके उन्हें नेचुरल केव्स वगैरह पहाड़ी इलाके में रहते थे। फैक्ट्री के बारे में बताया गया कि मतलब कि जो स्टोन जहाँ से उनको अवेलेबल होता था वैसे इलाके में रहते थे ताकि इजिली अवेलेबल हो सके। पैलियोलिथिक के बारे में बताया गया, शुरुआती दौर के पत्थर जो उतने ज़्यादा मॉडर्न नहीं थे। फिर मेसोलिथिक के बारे में बताया मैंने, जो माइक्रोलिथ्स थे, जो छोटे छोटे पत्थर होते थे, ठीक है, उसके बारे में। न्योलिथिक के बारे में बताया, ठीक है, नए क्वालिटी के पत्थर जो पॉलिश्ड होते थे, ठीक है। डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स और जो काम एनिमल्स थे जो उनके बारे में उन्होंने डिफरेंस कर पाया, ठीक है। फार्मर्स का डेवलप हो, कैसे उन्होंने पहली बार उगाया। हर्डर्स, जानवर को उन्होंने किस तरह से पाला पहली बार, कौन सा जानवर था, सबके बारे में बताया। ब्यूरियल्स के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से वो लोग दफन करते थे और पुनर्जन्म में उनका किस तरह से विश्वास था, उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को हमने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। चैप्टर 2 में इतना ही था। ये सब डेट्स देखिए इंपॉर्टेंट है। मेसोलिथिक पीरियड है, बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन कब से हुआ, बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट्स कब से हुआ, कौन से इलाके से हुआ, तो मेहरगढ़ में हुआ सबसे पहला। द बिगिनिंग ऑफ न्योलिथिक कब से, तो ये सब डेट्स इंपॉर्टेंट है जिसको कि जानना जरूरी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक ये जो है मैंने एक ऐड किया है, ये टाइमलाइन है एंशिएंट इंडिया का जो कि हमें पूरा कवर करना है चैप्टर बाय चैप्टर। तो शुरुआत में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में किस तरह से ओरिजिन होता है, कौन कौन से सोर्सेस है, यानी कि स्टोन एज था, उसके बारे में हमने पढ़ा। सेकंड जो है फिर हमने पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमें स्टोन एज के बारे में ही पढ़ना था। फिर हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, फिर हम वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो भी डेवलपमेंट हुआ, और फिर पर्शियन और ग्रीक्स जो हमारे देश में आए उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है मौर्यन एज के बारे में पढ़ना, जहाँ पे फर्स्ट बिग एम्पायर का हमें देखने को मिलता है। फिर हम डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, टाइमलाइन चेंजेस होते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस, पोस्ट मॉरियन एज हो जाता है, ठीक है।
ये वो एज है जहाँ पे किंगडम्स वगैरह आए, जैसे कि इंडो ग्रीक्स आए, कुशान्स आए, पर्शियंस आए, ठीक है। और यही वो टाइम लाइन चेंज होता है जहाँ पे जीसस, यही वो टाइम है जहाँ पे जीसस का जन्म होता है, ठीक है। यहीं से टाइम लाइन चेंज हो जाता है। और इसके बाद फिर हमें पढ़ना है 320 गुप्ता एज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से एंशिएंट का खत्म होता है। तो ये जीसस का टाइम पीरियड के बारे में होता है, इसको 0 से डिनोट किया जाता है। और इसके पहले के जो टाइम पीरियड है इसको बिफोर कॉमन एरा बोला जाता है, और इसके बाद के वाले को कॉमन एरा बोला जाता है, या फिर इसको बिफोर क्राइस्ट भी बोला जाता है, इसको एडी भी बोला जाता है। तो इस तरह से टाइमलाइन का हमें डिफरेंसेस पता चलता है। तो ये एक मैंने टाइमलाइन ड्रॉ किया था जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। तो इस तरह से हम सारे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज हमने चैप्टर 2 को कवर किया है डिटेल में। और होप करता हूँ कि आपको इस चैप्टर से सारी जानकारी मिल गई होगी और आप इस चैप्टर को आसानी से अब हैंडल कर पाओगे, क्योंकि हर एक पॉइंट को मैंने डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपने चैप्टर 1 का अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो भी मैं वीडियो के एंड में उसका लिंक भेज दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी इसका बना दिया है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत मदद मिली होगी। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद।